भारत पाक तनाव के चलते जोन अध्यक्षों के चुनाव टाले गए। मेयर राजा इकबाल सिंह बोले जल्द होंगी नई तारीख घोषित। चुनाव टालने का असर नहीं पड़ेगा निगम की सेवाओं पर। सीज फायर पर कर्नल ने बताई भारत सरकार की कमी। कहा पाकिस्तान को देना चाहिए था मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की है जरूरत। तेरह साल पुराने सड़क हादसे में ट्रक चालक दोषी करार। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला। ट्रक की टक्कर से हुई थी बाइक सवार की मौत। नए पोर्टल से बड़ी ऑटो चालकों की मुसीबत। केवाईसी और फीस जमा करने में हो रही है दिक्कत। चालकों ने दी हड़ताल की चेतावनी। देवी बसों पर रूट की जानकारी न होने से यात्री हुए मायूस। यात्रियों की मांग, बसों पर लगे रूट पोस्टर और सूचना बोर्ड। ड्राइवर कंडक्टर नहीं दे पा रहे हैं यात्रियों को जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की स्थिति को देखते हुए देश भर में कई सरकारी कार्यक्रमों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। इसी सिलसिले में दिल्ली नगर निगम द्वारा 22 मई को होने वाले जोन अध्यक्ष चुनाव भी टाल दिए गए हैं। इस मुद्दे पर संवाददाता विवेक पठानिया ने साउथ जोन के अध्यक्ष संदीप कपूर और दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह से बातचीत की। संदीप कपूर ने कहा कि देश पहले है, चुनाव बाद में। उन्होंने बताया कि भारत पाक तनाव के बीच ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर निगम की सेवाएं, विशेषकर सफाई व्यवस्था, नियमित रूप से जारी रहेगी। वहीं दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव नगर निगम के सुचारू संचालन के लिए जरूरी होते हैं। उन्होंने बताया कि इन चुनावों के माध्यम से फाइनेंस सर्विस और अन्य विभागों के संचालन में तेजी आती है, लेकिन युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए ये फैसला लेना जरूरी था। उन्होंने कहा कि चुनाव की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी और सभी जोन में अध्यक्ष और समितियों के गठन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा। देखो, देश की सीमा में युद्ध लग गया था, तो सबसे पहले नेशन फर्स्ट, देश हमारे लिए सबसे पहले है। तो दिल्ली की चिंता करते हुए ये इसको हमने पोस्टपोन कर दिया, मगर अब सीज़ फायर हो गया। अब जल्दी ही अब हम जोन का इलेक्शन करवाएंगे। देखो, बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी के बिना सारा डेवलपमेंट काम रुका हुआ है और स्टैंडिंग कमेटी के लिए जोन का इलेक्शन ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर ये है कि जोन का इलेक्शन और स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन अब जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर हम करवा देंगे। देखिए, देश में जो स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान के साथ, जो बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है, तो स्थिति को ठीक होने तक इस समय नगर निगम के जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के जो हाउस के चुनाव थे, इसके साथ साथ जो जोन कमेटियों के चुनाव थे जिसमें जोन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुनना था, ये दोनों चुनाव 21 और 22 तारीख तक थे। अभी फ़िलहाल इन्हें पोस्टपोन कर दिए और आने वाले समय में जल्दी इनकी डेट्स बताई जाएंगी और इन चुनावों की घोषणा हो जाएगी। कर्नल तेजपाल त्यागी ने भारत सरकार पर सीज फायर समझौते को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार को भारत की सेना की ताकत को समझना चाहिए। कर्नल ने कहा कि भारत कभी पहले हमला नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान कई बार हमला कर चुका है। इस बार उसे कड़ा जवाब मिलना चाहिए था। कर्नल का मानना है कि बार बार चुप रहने की बजाय अब सख्त एक्शन की जरूरत है। पहलगांव अटैक के बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और सीज फायर को देखते हुए उसका उल्लंघन भी हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह सीज फायर हुआ और उसका उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से रात को देखने को मिला? ये जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर हम समझते हैं कि हमने अपनी ताकत को पहचाने बिना सीज फायर किया है। दरअसल में पाकिस्तान इस समय सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसी स्थिति इतिहास में कभी नहीं आई। आज की तारीख में जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का एक क्वेड ऑफ नेशंस है, ऐसे ही आज पाकिस्तान के खिलाफ एक क्वेड ऑफ टेरर है, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक खुरासान और
अफ़गानिस्तान का वो कंपनसेशन तालिबान जो आज ये कह रहा है कि हिंदुस्तान की तरह मैं भी पाकिस्तान का पानी बंद करना चाहता हूँ, इतनी कमज़ोर स्थिति में मिलिट्री स्ट्रेटजी के मुताबिक हमें दुश्मन के ऊपर उस समय फुल वार करना चाहिए जब वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हो, और हमने ऐसे में उसको छोड़ दिया। उसके हमने बेशक हम ये मानते हैं कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, उसके जो एयरफील्ड थे आधा दर्जन उन्हें ख़त्म कर दिया, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के कैंप ख़त्म कर दिए, लेकिन आतंकियों को मारा। मोदी जी ने कहा था कि मैं धरती के इस सिरे से उस सिरे तक आतंकियों और आतंकियों के आकाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। तो आतंकियों के आकाओं कहाँ मारे गए हैं अभी? आतंकियों का आका तो पाकिस्तान की आईएसआई है, और आईएसआई आती है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, और पाकिस्तान की आर्मी का हेड है वो मौलाना जनरल मुनीर। उसके ऊपर तो आँच नहीं आई, वहाँ की फ़ौज के ऊपर तो आँच नहीं आई। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये सीज़ फायर का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर इतनी बेहतरीन ऑपरेशन हुई जो आज़ादी से लेके आज तक नहीं हुई, लेकिन हमने अपनी जीत को एक्सप्लॉइट नहीं किया। हम इस जीत को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते थे, और पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है, कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेगा। अगर वो करता है तो जैसा उन्होंने कहा है कि एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वार, तो फिर हमें इसको फुल स्केल एक्शन लेना चाहिए। हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमारी खुशी पूरी तब होगी जब एक्ट ऑफ वार समझ के पाकिस्तान पे बचा कुचा एक्शन भी लिया जाएगा। दिल्ली के ककड़ुमा कोर्ट ने एक पुराने सड़क हादसे में ट्रक चालक सुखदेव उर्फ सूखा को दोषी ठहराया है। ये मामला 9 अप्रैल 2012 का है, जब सुबह करीब 5 बजे गीता कॉलोनी के पुस्ता रोड के शमशान घाट के सामने आरोपी ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक चालक आकाश कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई थी। ट्रक की रफ्तार तेज थी और चालक ने टक्कर के बाद मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पीसीआर वैन में तैनात हवलदार नरेंद्र ने उसका पीछा किया और यमुना खादर की ओर भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया। इस घटना की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेहा गर्ग की अदालत में हुई। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने पूरे मामले को सही तरीके से पेश किया और ये साबित कर दिया कि ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए हादसा किया था। कोर्ट ने बताया कि गवाहों के बयान और घटनास्थल की परिस्थितियों से साफ हुआ है कि आरोपी का दोष सिद्ध हुआ है। इस केस का निपटारा होने में 13 साल लग गए। कोर्ट ने इसके पीछे 2 मुख्य कारण बताए। पहला, बचाव पक्ष के वकील की दलीलों ने केस को बार बार खींचा। दूसरा, स्टेनोग्राफर द्वारा टाइपिंग का काम ना करना। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर उसे दोषी पाया है। दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा 1 अप्रैल से शुरू किए गए नए पोर्टल के बाद से ऑटो और टैक्सी चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या केवाईसी प्रक्रिया को लेकर सामने आ रही है। ड्राइवरों का कहना है कि ना तो उनकी केवाईसी पूरी हो पा रही है और ना ही फिटनेस और परमिट नवीनीकरण की फीस जमा हो पा रही है। इस कारण से उनकी गाड़ियां समय पर फिटनेस नहीं ले पा रही हैं और उन्हें बार बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि वह कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। कई चालकों ने बताया कि पोर्टल पर छोटी सी गलती होने पर भी उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ता है और अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। इस बढ़ती परेशानी के खिलाफ ऑटो और टैक्सी यूनियन ने 19 मई को 1 दिन की हड़ताल की चेतावनी दी है। चालकों ने सरकार और ट्रांसपोर्ट विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो भविष्य में आंदोलन और तेज किया जाएगा। चालकों का कहना है कि वे रोजी रोटी चलाने में भी असमर्थ हो रहे हैं। बहुत दिक्कत होता है, जैसे कि हम अगर कोई काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, हम सारा आईडी देते हैं कि उन्होंने बोलते हैं कि मतलब ये आईडी दो, सारे आईडी देते हैं। अगर जरा सा नाम में डिफेक्ट हो जाता है, जैसे कोई स्पेलिंग नाम मतलब गलत हो जाता है, उसके लिए बहुत धक्का खाना पड़ता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, चक्कर लगवाते हैं। बहुत चक्कर लगवाते हैं। यूनियन ने कहा है कि 19 मई को हड़ताल होगी, क्या ये वाकई में सच? हड़ताल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। दिक्कत मैनुअली देखो, एक सीधी एक बात बताइए आप मुझे कि हमने ये गवर्नमेंट चुनी किस लिए? अपनी सहूलियत के लिए चुनी है, नहीं चुनी। लेकिन अब हमें क्या है,
हमारा जो है KYC का मैनुअल वो नहीं होता फंडा। हमारा फंडा होता है बुराड़ी अथॉरिटी से। अब बुराड़ी अथॉरिटी में मान लो मेरी ये गाड़ी है, ठीक है, मेरे पास ऐसी और भी गाड़ी है, ये गाड़ी है, मैं जाता हूँ गाड़ी पास कराने के लिए, भाई शीशा नहीं है, भाई ये नहीं है, वो नहीं है, चलो ठीक है, ये इन सब को करने के बाद भी मुझे पैसा खिलाना पड़ रहा है, तो फिर हमारा क्या फ़ायदा भैया। हमने तो इसलिए ये मोदी गवर्नमेंट को वोट दिया था कि हमको कुछ फ़ायदा हो, हमें तो यहाँ कुछ फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। देखो जी, इस सरकार में दिक्कत हो रही है, केजरीवाल सरकार में दिक्कत नहीं थी। पासिंग डेट अगर 2-4 दिन फेल भी हो जाती थी तो हमें ज़्यादा पेनल्टी नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब हमें बहुत ज़्यादा पेनल्टी देना पड़ रहा है। तो क्या KYC में भी दिक्कत आती है? जैसे हर तरीक़ा से दिक्कत हो रही है। देखो जी भाई साहब, ऐसा है कि ये सरकार जो चाह रही है वही कर रही है, हमारी सुन नहीं रही है। हमने केजरीवाल साहब को इस बार हटाकर बहुत बड़ी गलती करी है। मतलब दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आ रही है। आज के डेट में भैया ऑटो में सिंगल सवारी नहीं बैठ रही है, कारण बाइकें इतनी चल रही है, कोई गाड़ी खुर्जा की है, कोई गाड़ी अलीगढ़ की है, कोई गाड़ी कहाँ की है पता भी नहीं चल रहा है, बुक हो रही है, आ रहा है, लेके जा रहा है। हम ऑटो वालों को एकदम झंड कर रखा है इसने। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरचेंज योजना बस सेवा शुरू होने से लोगों को थोड़ी राहत महसूस तो हुई, लेकिन डीटीसी की तरफ से बस रूट की जानकारी नहीं बताने के कारण लोग मायूस हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने यात्रियों से बात की तो उन्होंने बताया ड्राइवर और कंडक्टर उन्हें सही जानकारी नहीं देते, जिससे उन्हें परेशानी होती है। यात्रियों ने शिकायत की है कि वहां किसी भी रूट की पूरी जानकारी नहीं मिलती और ना ही कोई बोर्ड या सूचना लगी होती है जिससे पता चले कि कौन सी बस किस रास्ते से जाएगी। उनका कहना है कि अगर बसों पर रूट की जानकारी वाला पोस्टर या विज्ञापन लगा दिया जाए तो उन्हें काफी मदद मिलेगी और वे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। नहीं, एक्चुअली ये नहीं है तो लोग उसको समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज हैं, रूट का पता नहीं चलता है ना। वो बस मतलब सेम रूट पे चल नहीं रही है, वो थोड़ा चेंज करके जाती तो बंदा थोड़ा कंफ्यूज है बस। बाकी तो ठीक है। महीने में क्या होना चाहिए, क्या कोई एडवाइस जारी हो या कोई रूट लगाया जाए? हाँ, उसमें वो बैनर लगना चाहिए कि रूट कहाँ से कहाँ जा रही है, कि लोगों को दिक्कत ना हो। हाँ, लगभग ठीक है, बस वो ऑटोमेटिक कई बार ना समटाइम में एक बार वो उसमें चढ़ा, वो गेट जो ओपन होता है तो फिर क्लोज नहीं होता है, कुछ ऐसा भी दिक्कतें आ रही है। दिक्कतें आ रही हैं, जो छोटी बसें आई हैं उनमें कुछ बसें ख़राब थी तो उसको चलो ठीक करने के लिए उन्होंने अंदर रख लिया, ठीक किया, या जो भी करें। अब जो नई बसें आई हैं उनकी तादाद कम है, उस अनुपात में नहीं आई जितनी की ज़रूरत है, और जो आई भी हैं तो अलग अलग रूटों पे चला दिए हैं। जो मेन रूट है, जैसे यहाँ से लोग जगतपुरी से आनंद विहार जाते हैं, इस रूट पे 319 GL23 वगैरह की बसें कम हैं, जिस अनुपात में होनी चाहिए उसकी अपेक्षा बहुत कम है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए 2 झपटमारों को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता अमित ने पुलिस को बताया कि 2 युवक मोटरसाइकिल पर आए और तेज धार कटर की नोक पर उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। अमित ने ऑटो से उनका पीछा कर वजीराबाद पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को सूचना दी। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए चेकिंग शुरू की और कुछ ही देर में दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सैफ और शुभम उर्फ मन्नू के रूप में हुई है। उनके पास से छीना गया मोबाइल फोन, एक कटर ब्लेड और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जांच में पता चला है कि बरामद बाइक मानसरोवर पार्क थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी और दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और अन्य मामलों से भी जोड़कर जांच की जा रही है। ज्योतिनगर की पुलिस टीम ने रात की गश्त के दौरान एक स्कूटी सवार संदिग्ध युवक को पकड़ा, जिसके पास से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी की पहचान जिशान अंसारी के रूप में हुई है, जो पहले से फायरिंग और स्नैचिंग के मामलों में शामिल था। पुलिस ने स्कूटी जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई अधिकारियों के निर्देश और रोक टोक योजना के तहत की गई, जिसका मकसद क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण पाना है। आरोपी से पूछताछ में उसके पुराने अपराधों की जानकारी भी सामने आई है और आगे की जांच जारी है। शनिवार को दिल्ली के ककड़ुमा कोर्ट में लोक अदालत लगाई गई थी, लेकिन इस बार पिछली बार की तुलना में कम चालानों का निपटारा हो पाया है।
लोगों ने बताया कि सिस्टम स्लो है और सर्वर बार बार बंद हो रहा था, जिससे चालान क्लियर नहीं हो पा रहे थे। कोर्ट के बाहर भी जाम की परेशानी रही और पार्किंग की भी दिक्कत थी। मेट्रो के नीचे गाड़ियां खड़ी करने से रास्ता और भी जाम वाला हो गया। लोगों का कहना था कि लोक अदालत जैसे मौके पर पुलिस को ट्रैफिक के बेहतर इंतजाम करने चाहिए थे। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने ली डायमंड बैंक्वेट हॉल में एक संपर्क सभा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी ने की। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जॉइंट सीपी पुष्पेंद्र कुमार मौजूद रहे। सभा में एडिशनल डीसीपी के साथ कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान अपराध नियंत्रण और पेंडिंग मामले के निपटारे पर चर्चा हुई। डीसीपी ने स्टाफ की समस्या सुनी और समाधान के निर्देश दिए। पुष्पेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में पुलिस को नई सोच के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही 25 साहसी नागरिकों को अपराधियों की गिरफ्तारी में मदद करने के लिए प्रशस्ति पत्र और 2000 रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित भी किया। शहादरा के सीबीडी ग्राउंड के बैंकेट हॉल में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व सैनिक राधेश्याम शर्मा की आत्मकथा जीवन गाथा का विमोचन किया गया। ये पुस्तक राधेश्याम शर्मा ने खुद लिखी है, जो सचिन शर्मा के पूज्य पिता हैं। पुस्तक का विमोचन उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने किया। इस मौके पर देश भर से कई साधु संत, बीजेपी नेता, पार्षद, पूर्व पार्षद और परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। मंच पर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों ने राधेश्याम शर्मा को इस किताब के लिए शुभकामनाएं दी और उनके योगदान की सराहना की। अपने जीवन के बारे में पहले तो मैंने अपने बचपन को लिया है। बचपन में मेरे बाबा 5 भाई थे और उस जमाने में मैं पांच बाबा का मैं इकलौता पौत्र था। मुझे ये पता नहीं था मेरी दादी कौन है, मेरी चाची कौन है, मेरी ताई कौन है। मैं बच्चा था, जिस भी घर में जाता वहीं मेरे बड़ा प्यार दुलार होता, वहीं में पढ़ के सो जाता। दिन में उठता, अगले दिन का कोई पता नहीं कहाँ। आत्मकथा के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिए थे? समाज को संदेश ये है मेरा भाई, सबसे बड़ी तो है फिर्म डिटर्मिनेशन, अनबेंडिंग विल, अनडाउटेड करेज एंड ब्रेवरी। इफ यू हैव दैट, दीज आर दी 3 एम्स, तब आपको कोई आपको सोसाइटी कितनी बातें आती हैं। फिर जो फौज में रहा हो, जो 2 लड़ाइयाँ लड़ा हो भारत की तरफ से, वो तो पढ़ने लायक किताब होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो कम से कम और 10-15 लोगों की कथा लिखते हैं। कौन हमारे साथ था, कौन कहाँ तक साथ दिया। तो ये एक बहुत कठिन काम है। अपनी आत्मकथा लिखना आसान नहीं है, क्योंकि आत्मकथा लिखना इसका मतलब मैंने सब कुछ रिवील कर दिया। मैं बधाई देना चाहता हूँ सचिन शर्मा जी को, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो बहुत प्रयत्न किए होंगे तभी अपने पिता की आत्मकथा को ला पाए हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है। हर एक औलाद के लिए ये बहुत ही सुकून के पल है। पिताजी ने अपने पूरे जीवन की गाथा लिखी है, उसमें लगभग बाबूजी की 81 वर्ष हो चुकी है। तो 3 पीढ़ियों का जो समन्वय उन्होंने लिखा है वो हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ईश्वर से यही चाहूँगा कि हर एक जन्म में मुझे यही पिता मिले। मेरे पिता ने मुझे इतना प्यार और सम्मान, जो कुछ आज मैं हूँ अपने पिता के वजह से हूँ, और हमेशा उनके चरणों पर चलता रहूँ, यही चाहता हूँ। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।